तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, बहुत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये टॉक्सिन क्या करेगा, शरीर के किसी भी हिस्से में व्हाइट कलर का, सफेद रंग का कुछ धब्बा, डिसकलरेशन आप उसको कह सकते हो, है ना, जो अपने कलर में नहीं है उसे कहते हैं डिसकलर्ड, है ना। तो शरीर के किसी भी हिस्से में स्किन पर व्हाइट कलर का डिसकलरेशन देखने को मिल सकता है। इसको तकनीकी तौर पर क्या कहेंगे, इसको तकनीकी तौर पर हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी कह सकते हैं। डिसकलरेशन ऑफ स्किन है, कहीं भी है, ये तो इंग्लिश में कह रहे हैं ना, लेकिन तकनीकी शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ऐसे हाइपोपिगमेंटेशन देखने को आपको मिल रहे हैं ना, वहां पर इस टॉक्सिन ने क्या किया, सेंसरी नर्व को भी डैमेज कर दिया है, सेंसरी नर्व को डैमेज कर दिया। यानी कि सपोज कीजिए इतने दूर का हिस्सा थोड़ा सा डिफरेंट कलर का दिख रहा है, हाइपोपिगमेंटेशन है, और यहां के सेंसरी नर्व डैमेज हो गए, तो क्या होगा, आप उस जगह पर सुई चुभाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप उस जगह पर चाकू से काटोगे, आपको एहसास नहीं होगा, आप उस जगह पर माचिस से जलाने की कोशिश करोगे, आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंसरी नर्व ही तो डैमेज हो गया है। ब्लीडिंग होगी वो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको फील नहीं होगा। आप उसको सुई चुभाओ, आप उसको काटो, आप उसको जलाओ, आपको एहसास नहीं होगा। यह था दूसरा फीचर। तो स्किन हाइपोपिगमेंटेशन देखने मिल सकता है, सेंसरी नर्व डैमेज है, इसलिए वहां पर आपको किसी तरीके के सेंसेशन देखने को नहीं मिल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, फिंगर्स के जो अगले हिस्से होते हैं ना, चाहे हाथ के हों या पैर के हों, ये फिंगर्स के अगले हिस्से में भी क्या होता है ना, नोड्यूल्स, शुरुआती चरण में कुछ गांठ वगैरह देखने को मिलेंगे। सपोज कि ये हिस्सा थोड़ा सा अजीब सा एबनॉर्मल सा गांठ जैसा दिखने लगेगा, है ना, एबनॉर्मल सा, थोड़ा सोलन भी होगा, थोड़ा सा गांठ जैसा भी दिखने लगेगा, अजीब सा रूप लगेगा, वहां पर भी हाइपोपिगमेंटेशन है। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, धीरे धीरे ये कट कट के गल गल के खुद ब खुद गिरेंगे। सपोज कीजिए धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, पैर में बढ़ेगा, और इसको धीरे धीरे गलाता चला जाएगा। जैसे एसिड डालने पर गल जाते हैं ना, वैसे ही गलेगा और गल गल के टूट टूट कर गिरेगा। परमानेंट डिफॉर्मिटी, हाथ धीरे धीरे गलते गलते छोटा होने लगेगा, पैर धीरे धीरे गलते गलते छोटा होने लगेगा, परमानेंट डिफॉर्मिटी हो गई, इसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। वैसे भी जहां भी नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, आप उसको 100% ठीक तो नहीं कर सकते हो, तो ये न्यूरोट्रॉफिक डिजीज है। तो इसमें मौत, मोटर नर्व, जहां भी जिन भी बीमारियों में मोटर नर्व डैमेज होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि मोटर नर्व डैमेज होने की वजह से शरीर के कोई हिस्से काम करना बंद कर देंगे तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, सेंसरी नर्व जब डैमेज होते हैं ना, तो व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से मौत नहीं होती है, क्योंकि इसमें शरीर के सारे चीज अच्छे से काम कर रहे हैं, मोटर नर्व डैमेज थोड़ी है, लेकिन सेंसेशन नहीं है, और इसलिए धीरे धीरे कट कट कर गलेगा, गलते गलते सोचिए हाथ छोटा होगा, पैर छोटा होगा, काफी लंबे समय तक एक घटनाएं चलेंगे। ऐसा नहीं कि बस साल भर में गल जाएगा, है ना, 10-20 साल 40 साल भी लगते हैं इसको गलते गलते धीरे धीरे डैमेज होते होते छोटा होते होते। यानी ये भी कैसी डिजीज है, ये भी एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, काफी लंबे समय तक चलती है, जस्ट लाइक ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का ही भाई है, उसमें थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, इनका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसलिए ये भी क्रोनिक डिसऑर्डर करने के लिए ही जाने जाते हैं। मैं लिख दूंगा इनके फीचर्स, मैं लिख दूंगा, चलिए लिख ही देता हूं, है ना। तो पहले सीधे आते हैं फीचर्स। मैं फिर से देख ले रहा हूं कुछ क्वेश्चन वगैरह है शायद, क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, मुझसे गलती हुई है, ट्यूबरकुलोसिस हो तो मैंने सुधार लिया आपको। जिशान का क्वेश्चन, सर टिटनस, ये तो हो गया सर, ये तो टिटनस पुराने ही चीज चल रहे हैं अभी तक, तो मैंने तो उसको करेक्शन कर ही दिया ना, मेरा ध्यान कहीं और रहा आप लोग के चैटिंग पर, इसलिए मुझसे गड़बड़ी हुई है। और न्यूरोट्रॉफिक होता है ना कि नेरीट्रॉफिक, है ना, न्यूरोट्रॉफिक लिखोगे। कोढ़ की बीमारी, हाँ कोढ़ की बीमारी भी से ही कहते हैं। Apart from studies, I have heard a myth that this disease is from genetic, but it is not true now. नहीं, जेनेटिक वगैरह इसमें कुछ नहीं है,
इसमें इम्यून सिस्टम का भी एक रोल होता है। जेनेटिक तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ जेनेटिक पॉसिबल ऐसे तो नहीं है, जीन्स की वजह से तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑटो इम्यूनिटी जैसे कंडीशंस भी इसमें देखने को मिलते हैं ना। तो क्या है वो आगे जाकर आपको जानने का मौका मिलेगा। तो पुराने चीज ही जा रहे हैं, मुझसे बस वही इकलौती एरर हुई। मैं सभी के लिए यहाँ पर सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसी गलती की उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन मेरा ध्यान कई जगह पर रहता है, इंक्लूडिंग आपके चार्ट्स यहाँ के बाहर भी, क्लासरूम के बाहर भी मेरे दिमाग कई जगह पर रहते हैं, तो उस वजह से डिस्टर्बेंस हो गई, तो सॉरी अगेन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेटा। तो फिर से आते हैं, तो इसके फीचर्स मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। किसी भी डिजीज के जो भी फीचर्स, मैंने आपको पहले भी हिंट दे दिया है, किसी भी डिजीज के सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना जो आपको किताब में दिखेंगे, यानी जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे नीट पर्पस में, या जो भी आपसे एग्जामिनेशन यहां पर लिया जाएगा, या आप जो भी एग्जामिनेशन देते हो ऑल इंडिया लेवल के, है ना, प्रिपरेशन के लिए, आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको जो दिखेंगे बस मैं उतना ही बता रहा हूं, उससे ज्यादा फर्दर इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको मेडिकल साइंस में देखने को, सुनने का मौका मिलेगा ही, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो फीचर पर आते हैं हम लोग सीधे। फीचर क्या क्या मैंने बताया? पहला फीचर मैंने आपको बताया स्किन हाइपोपिगमेंटेशन। पहला फीचर मैंने आपको बताया स्किन हाइपोपिगमेंटेशन, कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर। स्किन हाइपोपिगमेंटेशन, ये वर्ड आपको दिखेगा एनीवेयर ऑन स्किन, एनीवेयर ऑन स्किन, ये हो गया। दूसरा फीचर मैंने आपको बताया नोड्यूल्स भी दिख सकता है, नोड्यूल्स एट द टिप ऑफ फिंगर्स, या हाथ में दिखे या पैर में दिखे, यहां भी दिख सकता है नोड्यूल्स एट द टिप ऑफ फिंगर, नोड्यूल्स एट द टिप ऑफ फिंगर, ये देखने को यहां पर मिल सकता है। तीसरा यहां पर मैंने आपको कहा कि सेंसरी नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसरी नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। चौथा मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्स, हाथ और पैर बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, है ना, डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्स, डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्स। तो अगर आपने इन 4 पॉइंट को देख लिया, समझ लिया, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं। अच्छा, वो तो मैंने लिख ही दिया, सेंसरी नर्व डैमेज, है ना, मैंने लिख ही दिया, लेप्रोमिन की वजह से सारे चीज होते हैं। इसमें भी एक खास तरीके का जैसे टेस्ट, डायग्नोसिस अगर यहां पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखेगा, भैया इसकी जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इस टेस्ट को लेप्रोमिन टेस्ट भी कहा जाता है। सिंपल, सपोज कीजिए लेप्रोमिन नाम का टॉक्सिन शरीर में है या स्किन में है, अगर वहां से कुछ हिस्से को निकालकर अगर इस लेप्रोमिन नाम के टॉक्सिन को अगर देख लिया जाए तो, या इसको फाइंड आउट अगर लेबोरेटरी में कर लिया जाए तो, बस इसी को लेप्रोमिन टेस्ट। तो आपको सिर्फ लेप्रोमिन टेस्ट क्या होता है उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको पहचानना होगा, अगर डायग्नोसिस का क्वेश्चन रहे तो आंसर आपको पहचानना होगा लेप्रोमिन टेस्ट। तो लेप्रोमिन टेस्ट इज पॉजिटिव, सिंपल, इतना आपने याद रखा, मोर देन इनफ। तो मैं यहां पर साइड में लिख कर रखता हूं, डायग्नोसिस में मैं लिख देता हूं, डायग्नोसिस में मैंने लिख दिया लेप्रोमिन टेस्ट इज पॉजिटिव, लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव। मुझे भी आजकल आश्चर्य लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस में देखने क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मेडिकल साइंस की तरफ चला जाता है। 11th-12th के सिलेबस में इसमें इन सारी चीजों की जरूरत थी नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आजकल पता नहीं किधर की तरफ सिलेबस भाग रहा है, कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। सीधे आते हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर जंप करते हैं। अब फिर से देखिए ट्रीटमेंट का इसका जो ऑप्शन है ना, मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, वो फिर से हास्यास्पद है। हास्यास्पद क्यों है? हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने देख लिया, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि ट्रीटमेंट आपके सिलेबस से परे है, ट्रीटमेंट तो मेडिकल साइंस है ना, तो ट्रीटमेंट तो आपके सिलेबस का हिस्सा कहीं है ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने देख लिया है कि आजकल की किताबों में ये क्वेश्चन भी दिख रहा है कि भैया इसके ट्रीटमेंट को क्या कहते। तो देखिए एक छोटे से वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ आजकल के जो एग्जामिनेशन है ना, वो चुनने के लिए नहीं है, सिलेक्शन के लिए नहीं है, रिजेक्शन के लिए बने हैं। पहले होता था कि स्टूडेंट्स के ग्रुप में से सेलेक्ट किए जाते थे, और आजकल क्या होता है, आजकल रिजेक्ट किया जाता है। जो बच जाएगा अपने आप सेलेक्टेड है, ये कह लो, है ना। तो आजकल जस्ट अपोजिट हो चुका है, अब रिजेक्शन मोड पर लोग चल रहे हैं। पहले सिलेक्शन होता था, अब रिजेक्शन हो रहा है। तो उसी वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए इसके ट्रीटमेंट वाले प्रश्न भी आजकल देखने को मिल गए हैं। जैसे याद कीजिए ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में जो पद्धति थी उसका नाम रख रहे थे हम लोग डॉट्स, DOT, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरापी। उसी से मिलता जुलता नाम यहां पर दिया गया ROM, ROM, ROM थेरापी। तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हम लोग ने पढ़ा डॉट थेरापी, या यहां पर मैं कह रहा हूं ROM थेरापी। तो चलिए पहले मैं लिखता हूं ROM थेरापी, ROM, ROM थेरापी। अब आपको लगेगा ये ROM थेरापी क्या है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट मोड को कहा करते थे डॉट्स थेरापी। ट्यूबरकुलोसिस में
डॉट्स किसी मेडिसिन का नाम नहीं था, डॉट्स मेडिसिन देने के तरीके का नाम था, जिसको हम लोग कहते थे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर जो रोम लिखा गया है ये तो सीधे मेडिसिन का नाम लिखा गया है, ये सीधे मेडिसिन का नाम है, ये कोई तरीके का नाम नहीं है। वहां पर डॉट्स तरीके का नाम था, लेकिन ये सीधे मेडिसिन का नाम है। इसमें 3 मेडिसिन के नाम छुपे हुए हैं, एक का नाम है राइफेम्पिसिन, दूसरे का नाम है ओफ्लॉक्सासिन और तीसरे का नाम है माइनोसाइक्लिन। अब जरा सोचो, आपको भी अजीबोगरीब लग रहा होगा कि इन मेडिसिन के नाम की कहां जरूरत पड़ गई, ये तो मेडिकल साइंस है, बिल्कुल मेडिकल साइंस है। इसमें 3 मेडिसिन के नाम छुपे हुए, राइफेम्पिसिन, ओफ्लॉक्सासिन, माइनोसाइक्लिन। मैं छोटा सा लिख देता हूं, नहीं भी लिखने से चलेगा क्योंकि पूरा नाम आपसे कतई नहीं पूछेगा, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस का क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है स्टूडेंट रोम चुन ले, या लेप्रोसी का क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है स्टूडेंट डॉट चुन ले, तब तो फेल कर जाएगा, और वो तो चाहते ही कि स्टूडेंट्स फेल करें, सिंपल। तो सिर्फ ऐसी गलतियां हो इसलिए इस नाम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्वेश्चन में, है ना। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसका नाम मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, है ना, बेहतर होगा इसका नाम की जरूरत नहीं, आपको बस दिमाग में बैठा लीजिए इसके ट्रीटमेंट थेरेपी को रोम कहा गया, और ये रियल में मेडिसिन का नाम है। फिर भी मैं मुंह से बोल देता हूं, राइफेम्पिसिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, माइनोसाइक्लिन है, 3 मेडिसिन है, उसके मिक्सचर को रोम कहा गया यहां पर, है ना, बस हो गया, दैट्स इनफ। तो लेप्रोसी नाम की डिजीज को भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया, तो ट्यूबरकुलोसिस हुआ, लेप्रोसी हो गया। अगली बीमारी के ऊपर हम लोग आते हैं। सपोज कीजिए पहले प्लेग देख लेते हैं, प्लेग है, कोलेरा है, ये से कुछ डिसऑर्डर्स यहां पर बाकी हैं। तो चलिए सपोज कीजिए प्लेग पर आते हैं। अब सुनते हैं कि प्लेग का क्वेश्चन क्यों डाला गया। प्लेग का क्वेश्चन भी 3-4 वजहों से डाला गया, यानी 3-4 गजब तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर सुनने को मिल सकते हैं। जैसे प्लेग को, पहले मैं प्लेग के नीचे क्या लिखता हूं, प्लेग बैक्टीरिया, पहले तो मुझे बैक्टीरिया का नाम लिख देना होगा, है ना, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देना होगा, CO कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसके बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो इसके बैक्टीरिया को यर्सिनिया पेस्टिस या पैस्चुरेला पेस्टिस के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए पहले मैं लिखता हूं यर्सिनिया पेस्टिस, यर्सिनिया पेस्टिस, इसी को बॉडी, रुकिए, पैस्चुरेला लिखना है, कहां गया इरेजर, ये पैस्चुरेला पेस्टिस भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, पैस्चुरेला पेस्टिस भी इसको लिख सकते हैं। शायद मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यहां पर पैस्चुरेला में, आप चेक कर लेना, अगर स्पेलिंग एरर है तो आप खुद सही कर लेना, मुझे भी बोल सकते हो, लेकिन शायद मेरा ध्यान वहां पर ना जाए। आज ब्रेक नहीं मिलेगा, है ना, आज बिल्कुल 9 बजे तक, 9:15 जब भी हो क्लास लेना है, और ध्यान रखिएगा आज जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे आपके एग्जाम में है, उतना दूर तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके प्लेग के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है, एक बैक्टीरिया है, नाम है यर्सिनिया पेस्टिस, जिसको हम लोग पैस्चुरेला पेस्टिस भी कहते हैं। प्लेग को एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको सीधा दिखेगा, एक ऐसी बीमारी का नाम बताएं जो कि हाइपर पैरासिटिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। तो चलिए पहले मैं ब्रैकेट में लिखता हूं जो आपसे क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म। चलिए इस पर जंप करते हैं हम सीधे। हाइपर पैरासिटिज्म क्या है इसको मुझे समझाना होगा, तभी आप समझोगे, है ना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। एक काम करता हूं मैं, लिख के बात करता हूं। अगर ये बैक्टीरिया है तो कहीं तो रहता होगा, ये बैक्टीरिया एक मक्खी के शरीर के अंदर रहता है, उस मक्खी का नाम है रैट फ्ली, यानी एक मक्खी है, मक्खी का नाम है रैट फ्ली, उसके शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। तो चलिए मैं लिख के बात करता हूं, है ना, एन इंडोपैरासाइट, मुझे यहां नहीं, इसके नीचे लिखना अच्छा रहेगा, एन इंडोपैरासाइट विद इन रैट फ्ली। एक मक्खी है, मक्खी का नाम है रैट फ्ली, रैट फ्ली नाम के मक्खी के शरीर के अंदर बैक्टीरिया रहता है। अब अगला सवाल उठता है कि रैट फ्ली नाम की जो मक्खी है ये कहां रहते हैं, तो ये चूहों के हेयर्स पर रहते हैं। चूहा है, चूहा तो एक मैमल है, रैट, चूहा अगर मैमल है तो उसके स्किन पे हेयर्स है, अगर हेयर्स है तो कुछ भी बैठ सकता है हेयर्स पे, जैसे हमारे हेयर्स पे कुछ भी बैठ सकते हैं, तो चूहे में, चूहे के स्किन पर जो हेयर्स हैं उस पर ये मक्खी बैठी रहती है या बैठती है। तो चलिए देखते हैं इसका घर कहां पर है। तो ये देखिए मैं लिखता हूं रैट फ्ली, अब इसके बारे में मैं लिख रहा हूं ये कहां है, तो मैं लिख रहा हूं एन इक्जोपैरासाइट। शरीर के अंदर कोई रहता है तो कहते हैं इंडोपैरासाइट, शरीर के बाहर कोई रहता है तो कहते हैं इक्जोपैरासाइट। तो ये रैट फ्ली कहां है, चूहे के हेयर्स पर है, यानी चूहे के शरीर के बाहर है, इसलिए इस रैट फ्ली को क्या कह सकते हैं, एक्जोपैरासाइट कह सकते हैं, जो कि चूहे के स्किन पर यानी हेयर्स पर रहते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर एन एक्जोपैरासाइट
एन एक्जोपैरासाइट, है ना, प्रेजेंट ऑन या फाउंड ऑन, प्रेजेंट तो नहीं कहना चाहिए, प्रेजेंट मतलब लगता है कि जैसे कि हमेशा है, लेकिन हमेशा तो नहीं रहते, तो मुझे लिखना होगा फाउंड ऑन दी हेयर्स या स्किन, जो अच्छा लगे, ऑफ रैट। और ये चूहे क्या हैं? अब ऐसा चूहा अगर किसी मनुष्य के आसपास अगर रहता हो तब जाके बीमारी फैलेगी। तो चलिए पहले मैं अगला लाइन लिखता हूं, तब फिर बात करता हूं। वापस यहां लौटते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखता हूं मैं, वेक्टर फॉर ह्यूमंस। चलिए, ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग को कौन सी बीमारी हो सकती है? प्लेग नाम की बीमारी हो सकती है। लेकिन प्लेग नाम की बीमारी कराने के लिए कौन जाना जाता है? एक बैक्टीरिया जाना जाता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस या पैस्टोरिया पेस्टिस है। अब देखिए पूरी की पूरी एक चेन है, यहां पर पूरी एक चेन है। क्या हमारे बगल में सिर्फ चूहे के रहने से क्या प्लेग हो जाएगा? नहीं, बल्कि चूहे के स्किन पर यह मक्खी होनी चाहिए। तो अगर चूहे के स्किन पर मक्खी है तो भी क्या बीमारी हो जाएगा? नहीं, उस मक्खी के भी शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया होना चाहिए, तब बीमारी होगी। यानी पूरी चेन मेंटेन करनी होगी। डायरेक्टली ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, पूरे चेन के जरिए प्रवेश करेगा। यानी एक मक्खी होनी चाहिए जिसके शरीर के अंदर पहले बैक्टीरिया होना चाहिए। क्या बीमारी हमें हो गई? अभी भी नहीं होगी। अब इस मक्खी को चूहे के स्किन पर होना चाहिए, हेयर्स पर होना चाहिए। क्या बीमारी हमें हो गई? अभी भी नहीं होगी, बल्कि अब वो चूहा अगर हमारे पास रहता हो तब ये बीमारी हो सकती है। जरा सोचिए, इसी को कहते हैं हम लोग हाइपर पैरासिटिज्म। ये पैरासाइट है, किसके शरीर के अंदर रहता है? इसके फ्ली के शरीर के अंदर रहता है, यानी इंडो पैरासाइट है। ये भी पैरासाइट है, कहां पर रहता है? तो ये चूहे के स्किन पर रहता है, यानी क्या कहेंगे? एक्जो पैरासाइट कहेंगे। और ये चूहा क्या है? वेक्टर है। वेक्टर किसे कहते हैं आप तो जानते हो, मच्छर से, मक्खी से, किसी जानवर से होने वाली बीमारियों को हम लोग वेक्टर यहां पर कहा करते हैं, जो उसे कैरी करके पहुंचाते हैं। तो अब ये चूहा अगर व्यक्ति के शरीर के आसपास अगर रहता हो तब जाके ये चेन पूरा होगा, और जब ये चेन पूरा होगा तभी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन सा बैक्टीरिया किसके के लिए इंडोपैरासाइट है, ये किसके लिए एक्जोपैरासाइट है, और चूहे को क्या कहेंगे? चूहे को वेक्टर कहेंगे, जो कि इस बीमारी को ह्यूमन के पास लेकर चला आएगा। तो ये हाइपर पैरासिटिज्म मैंने आपको समझाया, पूरा चेन चाहिए। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड क्यों पूछता है? प्लेग एक और वजह से भी फेमस में आया, मतलब कि काफी फेमस रहा, या इसका नाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिखने लगा। पहले नहीं दिखा करता था, आज से अगर 10-15 साल पहले की तरफ देखा जाए ना, तो मुझे नहीं लगता, ध्यान नहीं आता कि ऐसी चीजों को देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया कि रिजेक्शन वाली कॉन्सेप्ट फिलहाल चल रही है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को डाल दिया जाता है जानबूझकर कि भाई लोग फेल करें, सिंपल। तो मुझे भी एग्जैक्ट साल तो नहीं याद है, लेकिन आपने गुजरात स्टेट का नाम सुना होगा। गुजरात में एक काफी फेमस शहर भी है जिसका नाम है सूरत, आपने ऑलरेडी नाम सुनकर रखा होगा। एक समय था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत पहले, मैं भी अपने स्टूडेंट की लाइफ की बात कर रहा हूं, जब मैं काफी छोटे उम्र में रहा था, स्टूडेंट रहा था, उस समय सूरत को भारत के सबसे पॉल्यूटेड शहर, सबसे गंदे शहर के तौर पर जाना जाता था, गंदे शहर। और आज अगर आप सर्च करोगे ना, तो सूरत भारत के सबसे साफ सुथरे शहर में उसकी गिनती होती है। जरा सोचिए, वो सूरत जो कि भारत का सबसे गंदा शहर था, वो भारत के सबसे साफ सुथरे शहर में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हुआ? इसी बीमारी की वजह से हुआ। सूरत इतना गंदा था, वहां पर चूहों का जबरदस्त प्रकोप था, यानी वहां पे पूरा चेन मेंटेन हुआ। सूरत में क्या हुआ था? ये पूरा चेन मेंटेन हुआ था। नतीजा, वहां पर ये जो प्लेग नाम की बीमारी है ना, जबरदस्त तरीके से फैल गई थी। और इस प्लेग नाम की बीमारी सूरत में फैलने की वजह से शायद हजारों या लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो सूरत जैसे शहर में हजारों लाखों से संख्या में लोग इसी बीमारी की वजह से मारे गए थे। और आप तो जानते हो, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से काफी हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाएं, बड़े पैमाने पर फैल जाती है, इस बीमारी को लोग एपिडेमिक कहते हैं। फिलहाल भी हम लोग एक एपिडेमिक से ही गुजर रहे हैं, लेकिन इस एपिडेमिक को लोग पैंडेमिक कहते हैं। दो अंतर है, एपिडेमिक और पैंडेमिक में अंतर क्या है? अगर कोई बीमारी किसी खास शहर में या किसी खास एरिया में कन्फाइंड रह जाए, उतने ही दूर में देखने को मिले, तब आप उसे जनरली एपिडेमिक कहते हो। 3 शब्दों में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पैंडेमिक। एक वर्ड है एपिडेमिक, एक है स्पोरेडिक, और तीसरा है आपको पैंडेमिक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एपिडेमिक क्या? तो जैसे सपोज कीजिए पूरे सूरत में ये बीमारी फैल गई थी, तो सिर्फ सूरत के ही लोग ना मारे गए,
या मान लेते हैं 2-4 शहर के लोग मारे गए होंगे, तो ऐसी बीमारियों को हम लोग कहेंगे एपिडेमिक। तो प्लेग एपिडेमिक का एग्जाम्पल है, यानी आपको एक प्रश्न दिखेगा प्लेग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हाइपर पैरासिटिज्म भी आंसर हो जाएगा, एपिडेमिक भी आंसर हो जाएगा। तो एपिडेमिक क्या मैंने आपको बता दिया। अब सुनते हैं स्पोरेडिक क्या है। सपोज कीजिए प्लेग सूरत में भी फैलता, कलकत्ता में भी फैलता, रांची में भी फैलता, केरला के भी 1-2 शहर में फैलता। तो ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर ऐसी बीमारियां कुछ फैलती हैं, 4-5 जगहों पर, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसी बीमारियों को जनरली हम लोग स्पोरेडिक कहते हैं। और भी ज्यादा फैल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं फैल सकता। स्पोरेडिक यानी कि कुछ खास एरिया है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, जिसको हम स्पोरेडिक कहेंगे। लेकिन ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैल जाए, जैसे फिलहाल की बीमारी, तो अब आप इसे पैंडेमिक कहते हो। तो एपिडेमिक एक ही शहर में हुआ, स्पोरेडिक कई भिन्न भिन्न जगह पर हो गए, अब पैंडेमिक पूरी दुनिया में एक साथ हो गया। तो ध्यान रखिएगा एपिडेमिक के तौर पर भी एक प्रश्न आपसे पूछेगा, तो वो भी मैं यहां पे हेडिंग में लिख देता हूं, एन एपिडेमिक, है ना, एन एपिडेमिक। तो ये भी आपको यहां पर एक प्रश्न चला गया। तो चलिए वापस फिनिश करने की बारी आ गई। प्लेग हाइपर पैरासिटिज्म का भी एग्जांपल है, प्लेग एपिडेमिक का भी एग्जांपल है। कौन करा रहा है? यर्सीनिया पेस्टिस या पैस्चुरियला पेस्टिस जिससे करा रहे हैं। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सीधे जंप करते हैं फीचर के ऊपर। इसमें जनरली आप देखोगे फीचर का क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि महामारी है और आप तो जानते हो किसी भी ऐसी चीजों में कितने अनगिनत फीचर्स होते होंगे जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। कोई व्यक्ति एक छोटे फीचर की वजह से थोड़े मारा जाएगा। यानी सोचिए कि महामारी है, इतने लोग अगर मारे जा रहे होंगे तो इसमें कितने खतरनाक फीचर होंगे। इसलिए फीचर्स के क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलने हैं आपको, लेकिन फिर भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको फीचर को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चाहे तो, है ना। चलिए हेडिंग मान लेते, बना ही देते हैं। कौन जानता है समय कितना खराब आ जाए, शायद ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कभी। तो ये देखिए मैंने हेडिंग लिख दिया फीचर्स। प्लेग के कई वेराइटी होते हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। प्लेग के कई वेराइटी होते हैं। सपोज कीजिए एक को कहते हैं निमोनिक प्लेग, एक को कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, एक को कहते हैं सेप्टिसिमिक प्लेग। तो प्लेग के कई वेराइटी होते हैं और हर एक प्लेग में लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी मुख्यतः आप ध्यान रखिएगा, इस प्लेग नाम की बीमारी में व्यक्ति के लंग्स भी डैमेज होते हैं, व्यक्ति के लिम्फ नोड्स भी डैमेज होते हैं। लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें व्यक्ति का लंग्स भी डैमेज हो जाएगा, व्यक्ति के जो लिम्फ नोड्स होंगे शरीर के वो भी डैमेज हो जाएंगे, और साथ साथ व्यक्ति का जो पूरा ब्लड है ना, ब्लड ही इंफेक्टेड हो जाता है। जस्ट इमेजिन ब्लड इंफेक्टेड हो गया, कितना खतरनाक लग रहा है सुनकर। ब्लड इंफेक्टेड हो जाए, ब्लड के इंफेक्टेड होने को एक खास वर्ड भी हम चाहे तो दे सकते हैं, उस वर्ड को कहा जाता है सेप्टिसीमिया। हालांकि सेप्टिसीमिया भी एक बहुत बड़ा चीज है, सेप्टिसीमिया के भी बहुत अजीब से लक्षण, बहुत खतरनाक से लक्षण होते हैं। जनरली कहा जाता है, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सेप्टिसेमिक हो गया तो जनरली उसकी जान नहीं बचती, ये भी मान के चला जा सकता है, इतने खतरनाक हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लेग में इस बीमारी को पढ़ रहे हैं, इसके 3 मुख्य फीचर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस वैरायटी का प्लेग हुआ, जो आपसे पूछेगा नहीं, है ना। तो व्यक्ति का लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, व्यक्ति का लिम्फ नोड्स भी पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, और व्यक्ति का पूरा ब्लड इंफेक्टेड हो जाता है, इसको हम लोग सेप्टिसीमिया भी कह सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो पहला क्या हो सकता है? डैमेजेस लंग्स। दूसरा हो सकता है डैमेजेस लिम्फ नोड्स। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है यहां पर सेप्टिसेमिक कंडीशन। हालांकि सेप्टिसीमिया बहुत खतरनाक चीज हो गए, सेप्टिसेमिक कंडीशन, है ना। देखता हूं शायद फिर से कुछ मैंने गलती किया लग रहा है यहां पर। कंटिन्यू क्लास करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है सर। हाँ, 1-2 लोगों के लिए दिक्कत है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाँ सर, याद आया, प्लेग एपिडेमिक पढ़े हैं सोशल साइंस में क्लास 10 में। चलिए अच्छी बात है, याद है आप लोगों को आ रहा है ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, छुट्टी देने की तो कोई बात ही नहीं है फिलहाल। तो प्लेग हम लोगों ने यहां पर कंटिन्यू किया। प्लेग के बाद हम लोग देख लेते हैं कोलेरा, फिर से एपिडेमिक। अभी फिलहाल एपिडेमिक वर्ड को देखते हुए क्वेश्चन मैं आपको सॉर्ट आउट करा रहा हूं। तो एपिडेमिक का भी जस्ट एक एग्जांपल मैंने यहां पे आपको बताया, दैट इज कॉल्ड प्लेग। और इसी एपिडेमिक का एक दूसरा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेरा। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? हैजा, है ना। जनरली देखने को नहीं मिलता, ये भी अब जनरली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तो कभी कभार ही होता है, कहीं कहीं होता है ना। चलिए अगली बीमारी का नाम लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलेरा। हिंदी में से कहते हैं हम लोग हैजा भी लोग कहा करते हैं, है ना।
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करते हैं। विब्रियो कोलेरी काफी फेमस बैक्टीरिया है, काफी नाम के वो बैक्टीरिया, आपने कई दफा इसके नाम को सुना होगा। कॉमासिब्ड है ना, विब्रियो कोलेरी, ये कैसा होता है? कॉमासिब्ड। आपने कई दफा इसको ऑलरेडी सुन लिया होगा, उम्मीद करते हैं। जहां पर आप लोग शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हो वहां पर कॉमासिब्ड बैक्टीरिया में आपको विब्रियो कोलेरी बताया गया होगा, तो ये वही विब्रियो कोलेरी है। एन एग्जांपल ऑफ एपिडेमिक, ये प्रश्न वहां पर भी पूछा जाएगा। एन एग्जांपल ऑफ एपिडेमिक, एन एग्जांपल ऑफ एपिडेमिक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम लोग देख लिए। अब सीधे आते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। देखिए ये भी एपिडेमिक के श्रेणी में आता है, यानी कि जहां पर भी पहले देखने को मिला होगा वहां लाखों की संख्या में लोग मारे गए होंगे। प्रीवियस कहां पर देखने को मिला? हम लोग अपने एरिया की बात कर लेते हैं, 1971 वार की बात कर लेते हैं। किसी का जन्म नहीं हुआ था, ना आपका हुआ था ना मेरा हुआ था, किसी का नहीं हुआ था, किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी सुनी सुनाई बातें हैं। तो आप तो जानते हो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उसी समय बांग्लादेश नाम की जो कंट्री है उसका ऑरिजिन हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो उत्पत्ति है वही उसी युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। तो बांग्लादेश की आजादी, पहले बांग्लादेश भी क्या था? ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। जैसे फिलहाल जो पाकिस्तान है ना, वो उस समय वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन वो लड़ाई हुई और उस समय ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कर दिया गया, उसका एक नया नाम दिया गया बांग्लादेश। तो ये लड़ाई कहां पर हुई थी? ओब्वियसली इंडिया के जो वेस्ट बंगाल नाम का जो स्टेट है और जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहीं पर ये लड़ाई शायद घटी होगी, शायद जहां भी हुई हो। तो कहा जाता है इतनी खतरनाक लड़ाई थी कि लाशें बिछी हुई थी हर तरफ। तो जस्ट इमेजिन, अगर लाशें बिछी हुई थी हर तरफ, तो कोई भी जो भोजन या पानी के जो भी स्रोत रहे होंगे वो तो कॉन्टेमिनेट हो गए होंगे, पॉल्यूटेड हो गए होंगे। तो जो भोजन और पानी के स्रोत जब कॉन्टेमिनेट हो गए थे ना, उसी में ये विब्रियो कोलेरा बहुत ज्यादा उसी पानी वगैरह वाटर सोर्सेज में था। तो लोग पानी तो पिएंगे, भले कितनी भी लाशें बिछी हुई, लेकिन लोग पानी तो पिएंगे। तो लोग जब पानी वगैरह पीते थे तो विब्रियो कोलेरी उसी पानी के जरिए शरीर में एंट्री कर जाता था। तो जरा सोचिए, पानी के जरिए अगर एंट्री कर रहा है तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? वेकिल बॉर्न। तो चलिए लिख कर बात करते हैं। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया वेकिल बॉर्न, वेकिल बॉर्न है ना, मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया वेकिल बॉर्न, पानी के जरिए आया। तो सिंपल तरीके से लिख सकते हैं थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर सोर्सेज। हो सकता है आपको ऑप्शन में सीधे वाटर सोर्सेज ही दिखे, है ना, तो चलिए वो लिख देता हूं, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर सोर्सेज, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर सोर्सेज, है ना, ये सीधा लिख दिया मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब जस्ट इमेजिन, जिस व्यक्ति के शरीर में इसकी एंट्री हो गई, उसने पानी पिया, अब पानी के जरिए शरीर में उसकी एंट्री हो गई, कहां पहुंचा? पूरे इंटेस्टाइन को बर्बाद कर देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन भी खत्म, लार्ज इंटेस्टाइन भी खत्म। बर्बाद मतलब क्या? पूरी तरीके से जो इंटरनल वॉल उसको डैमेज कर देगा। क्या डैमेज करेगा? मुख्यतः म्यूकोसा के लेयर, सब म्यूकोसा के लेयर कोई डैमेज नहीं कर रहा मुख्यतः, है ना। बहुत ज्यादा हम लोग डीपली नहीं जाना, सिर्फ क्वेश्चन से काम चलाना है। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो सबसे अंदरूनी लेयर, उसको कहते हैं म्यूकोसा, उस म्यूकोसा के लेयर को उसने पूरी तरीके से छील दिया। जस्ट इमेजिन। तो व्यक्ति का जो स्टूल पास आउट होगा, यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, व्यक्ति का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो अब काम करेगा नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो अब होगा नहीं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगर होगा ही नहीं तो व्यक्ति का स्टूल क्या होगा? क्योंकि म्यूकोसा की लेयर डैमेज हो गई है, तो व्यक्ति का स्टूल तो सीवियर एक्सेसिव स्टूल होगा। सीवियर एक्सेसिव स्टूल जैसे चीज देखने मिलेंगे, लूज स्टूल, जिसको हम लोग डायरिया भी कह सकते हैं। लेकिन उसका कलर क्या होगा जरा सोचो। म्यूकस का कलर क्या होता है? व्हाइट। म्यूकस क्या होता है? व्हाइट, है ना। जैसे माड़, है ना, भात जो लोग खाते हैं तो उसमें जो माड़ निकलता है, राइस वाटर हम लोग कह सकते हैं, स्टार्च भी कह सकते हैं। तो जो भात जब बनता है, चावल को लोग गर्म करके जब भात बनाते हैं, तो जो माड़ होता है उसका जो कलर होता है ना व्हाइट, लगभग उसी कलर के उस व्यक्ति का स्टूल बिल्कुल पास आउट करते थे। सोचिए। तो सिंपल इसमें फीचर जो आपसे क्वेश्चन में दिखेगा, राइस कलर्ड स्टूल या राइस वाटर कलर्ड स्टूल, अगर कहीं भी दिख गया तो मान लीजिए राइस वाटर कलर्ड स्टूल कोलेरा में ही दिखता है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो पहला फीचर क्या लिख सकते हैं? राइस वाटर कलर्ड स्टूल। सीवियर लूज स्टूल, बहुत जबरदस्त स्टूल हो गया।
सीवियर डिहाइड्रेशन, शरीर से अगर पानी ही निकल गया, क्योंकि पानी सोखा ही नहीं जा रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति जबरदस्त तरीके से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और फिर व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो ये 3 या 4 पॉइंट के फीचर इसमें आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। तो कहीं भी अगर राइस वाटर कलर्ड स्टूल पूछे तो समझ लेना कि कोलेरा का क्वेश्चन है वो, सिंपल है ना। तो चलिए फीचर सीधे लिख कर बात करते हैं। राइस वाटर कलर्ड स्टूल है ना, पहला फीचर हो गया। दूसरा कह सकते हैं हम लोग सीवियर डायरिया है ना, डायरिया जबरदस्त तरीके के देखने को मिल रहे हैं, और सीवियर डिहाइड्रेशन भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहे हैं, है ना। और लास्टली तो यहां पर इसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। बस इतने ही प्रश्न इसमें आपको बिल्कुल सही, राइस सोप उसे कहते हैं, सही है। मोड ऑफ इन्फेक्शन तो मैंने बता ही दिया। इस कोलेरा हाईली कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल तो होगा ही ना, सिंपल है। जैसे सपोज करो कि मैंने कहा कि व्हीकल बॉर्न है, लेकिन जो भी जो जिसको महामारी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, सपोज कि एपिडेमिक, तो कोई भी एपिडेमिक तो इतने जबरदस्त तरीके से फैलता है तो उसको हाईली कम्युनिकेबल तो कहेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कम्युनिकेबल आप समझ रहे हो। राइस सोप बिल्कुल सही वर्ड है आपके लिए। तो राइस वाटर कलर्ड स्टूल, लेकिन आपको क्वेश्चन में राइस कलर्ड ही दिखेगा, क्योंकि राइस सोप ऐसा बिल्कुल आपका वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन शायद आपको, शायद नहीं, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, वहां पर आपको सिंपली राइस कलर्ड, क्योंकि आपके मतलब कि क्लास को देखते हुए सिंपल वर्ड का ही आपको उम्मीद करनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन या आंसर में दिखेंगे, है ना। तो सिंपल वर्ड ही इस्तेमाल करेगा, हालांकि आपका वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको सिंपल ऐसे ही राइस कलर्ड स्टूल ही दिखेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एपिडेमिक का क्वेश्चन पूछा तो कोलेरा उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 2 एपिडेमिक एग्जाम्पल पढ़ चुके, पहला प्लेग और अभी कोलेरा। अगले डिजीज के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। एक और डिजीज है, सपोज कीजिए लेप्टोस्पायरोसिस। चलिए देखते हैं कि उसका क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहा है, उसका क्वेश्चन कैसे जोड़ रहा है। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारियों का कोई अंत थोड़ी बना है ना, लेकिन जो चीज आपको दिखेंगे बस उतना ही लेकर आगे बढ़ना है। लेप्टोस्पायरोसिस पर मैं आता हूं। चूहे से होने वाली बीमारी, अभी जस्ट 2 बीमारी हम लोग पढ़े ना, 2 डिसऑर्डर। चलिए वापस देखते हैं हम लोग, वापस मैं आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए ये देखिए, प्लेग एपिडेमिक के तौर पर भी मैंने आपको बताया, और कोलेरा एपिडेमिक के तौर पे बताया। यानी एपिडेमिक का क्वेश्चन पूछा तो प्लेग भी आंसर सही हो गया, कोलेरा भी सही हो गया। लेकिन चूहे से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे तो फिर से दो आंसर सही हो जाएगा। चूहे से संबंधित अभी जस्ट एक बीमारी मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड प्लेग। उसी चूहे से संबंधित एक और बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं लेप्टोस्पायरोसिस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी एपिडेमिक का सवाल है तो 2 आंसर मैंने आपको बता दिए, कोलेरा एंड प्लेग। और चूहे से संबंधित सवाल है, फिर से 2 बीमारी के नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक अभी जस्ट सुने थे प्लेग, और अभी सुनने जा रहे हैं लेप्टोस्पायरोसिस। चलिए एक्स्ट्रा क्वेरीज मैं यहां पर नहीं देख रहा हूं, आप देख लेना नेट वगैरह से, है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा वैसा नहीं है ना। चलिए आगे बता रहा हूं मैं आपको। लेप्टोस्पायरोसिस पर आते हैं। इसके पीछे भी एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लेप्टोस्पाइरा, है ना। तो पहले मैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देता हूं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा, अब इसका पूरा नाम मुझे तो याद नहीं है, पहला मैं बता दूं, यानी इसके आगे कुछ और होगा या इसके पहले कुछ और होगा, कुछ है लेकिन ध्यान नहीं, आप देख लेना जो भी हो। लेकिन मैंने आपको पहले भी हिंट दे दिया, किसी बीमारी को पहचानना बहुत आसान होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्लू छुपा रहता है। तो लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है, नाम है लेप्टोस्पाइरा। कैसे होता है, बड़ा पिकुलियर इसमें मोड ऑफ इंफेक्शन है, बड़ा पिकुलियर है। लेकिन इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग वेक्टर बॉर्न नहीं कहेंगे, क्योंकि चूहे से हो रहा है तो वेक्टर बॉर्न कहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसमें, वेक्टर बॉर्न। लेकिन सिर्फ वेक्टर बॉर्न करने से काम नहीं चलेगा, चूहे से हो रहा है ना। चूहे को एनिमल किंगडम के हिसाब से एक खास ग्रुप में आपने रखा होगा, नाम होगा रॉडेंट्स। रॉडेंट्स मतलब चूहे चूहियों की बात की जा रही है, सिंपल, है ना। तो रॉडेंट्स अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि रॉडेंट्स से होने वाली बीमारी आप बताएं, तो प्लेग भी सही हो जाएगा,
लेप्टोस्पायरोसिस भी सही हो जाएगा, है ना। तो वेक्टर बॉर्न थ्रू रैट्स, या सीधे मैं आगे लिख देता हूं रॉडेंट। अगर सीधा रैट लिखा हुआ मिले अच्छी बात है, सीधा रैट लिखा हुआ ना मिले, रॉडेंट्स लिखा मिले, देन इट्स ऑल्सो ओके। चूहे जिस ग्रुप में आते हैं उसे रॉडेंट्स कहते हैं हम लोग, है ना। चूहे आते हैं, गिलहरी भी इसी में है शायद, है ना। मेरे दिमाग में अब है नहीं, एनिमल किंगडम उतना नहीं मेरे दिमाग में रहता है, तो आप देख लेना। तो रैट का क्वेश्चन रहे तो भी सही है, रॉडेंट्स का क्वेश्चन रहे तो भी सही है, और बिल्कुल रैट का हो रॉडेंट्स को वेक्टर बॉर्न नहीं कहा जाएगा। जरा सुन लेते हैं सीधे फीचर, सीधे काम चलाओ फीचर से काम चला रहे, काम चलाओ। सपोज करो, बड़ा अजीब सा है मोड इसमें, चूहे के शरीर में बैक्टीरिया है, चूहे के शरीर में लेप्टोस्पायरा है, चूहे को यूरिनेट करने की इच्छा हो, सुसु करने की इच्छा हो, तो चूहा जब भी यूरिनेट करेगा ना तो उसके यूरिन से लेप्टोस्पायरा बाहर निकलेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। चूहे के शरीर में लेप्टोस्पायरा है, चूहे को सुसु लगी तो चूहा यूरिनेट करेगा तो लेप्टोस्पायरा निकलेगा, बिल्कुल निकल रहा है। जस्ट इमेजिन उस चूहे ने किसी पानी के स्रोत में, स्टैग्नेंट वाटर, बहते हुए पानी की बात नहीं कर रहा, अब समंदर की बात नहीं कर रहा हूं, नदी की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, थोड़े बहुत वाटर की मैं बात कर रहा हूं, छोटे छोटे मोटे तालाब वगैरह आप इमेजिन कर सकते हो, वाटर सोर्सेस की बात कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन उस चूहे ने किसी वाटर सोर्स में जाके यूरिनेट कर दिया तो उस पानी में लेप्टोस्पायरा पहुंच गया, क्योंकि चूहे के यूरिन से लेप्टोस्पायरा निकलता है, तो उस वाटर सोर्स में भी लेप्टोस्पायरा पहुंच गया, यानी उस वाटर सोर्स में लेप्टोस्पायरा है जो कि चूहे से आया है, चूहे के यूरिन से आया है। जस्ट इमेजिन उस वाटर सोर्स में, उसमें तो कोई भी व्यक्ति जाता है, जा सकता है। अक्सर आप गांव देहात में देखेंगे तो लोग नहाने के लिए भी लोग तालाब में ही जाते हैं, पैर हाथ धोने के लिए भी लोग तालाब में ही जाते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी लोग तालाब में ही जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन उस पानी में, वाटर सोर्स में कोई व्यक्ति गया, किसी भी काम से गया, और उस व्यक्ति के स्किन में कहीं ना कहीं कट है, कटा हुआ है, टेटनस लाइक, जैसे टेटनस में कटा, यहां पे भी व्यक्ति के स्किन में पहले से कुछ कटा हुआ है। तो जस्ट इमेजिन उस व्यक्ति के हाथ में कटा हुआ है या पैर में कटा हुआ है, उसने हाथ या पैर को उस पानी के स्रोत में डाला। जब उस व्यक्ति ने हाथ या पैर को जब उस पानी के स्रोत में डाला तो ये जो लेप्टोस्पायरा नाम का बैक्टीरिया है उसके उस कटे हुए हिस्से से उसके शरीर में प्रवेश कर गया, और शरीर में प्रवेश करने के बाद मुख्यतः ये 3 ऑर्गन को डैमेज कर डालेगा। किडनी डैमेज कर डालेगा, व्यक्ति का लीवर डैमेज कर डालेगा, लास्टली लंग्स डैमेज होगा जो कि एक वाइटल ऑर्गन है, और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। 3 ही ऑर्गन को मैंने आपको वाइटल ऑर्गन बताया है, एक है ब्रेन, एक है हार्ट, एक है लंग्स। 3 ही ऑर्गन वाइटल ऑर्गन कहे जाते हैं। बार बार कई दफा मैंने आपको बताया होगा, वाइटल मतलब ऐसे तो सारे ऑर्गन्स वाइटल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 वैसे ऑर्गन्स हैं जो अगर स्टॉप कर गए तो व्यक्ति तत्काल स्टॉप हो जाएगा, यानी उसकी मौत हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या होगा, चूहे के शरीर में है, चूहा यूरिनेट करेगा तो उसके यूरिन से निकलेगा, लेकिन चूहे ने क्या किया, किसी वाटर सोर्स वगैरह में यूरिनेट करके रखा है, दिख तो रहा नहीं हमें, कोई व्यक्ति गया उस वाटर सोर्स में, उसके स्किन में कहीं पर कट है, और वो कटा हुआ स्थान उस पानी के संपर्क में आ गया और लेप्टोस्पायरा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। उस कटे हुए हिस्से से प्रवेश करने के बाद शरीर में कई सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन उस व्यक्ति का किडनी डैमेज होगा, उस व्यक्ति का लीवर डैमेज होगा, और लास्टली उस व्यक्ति के लंग्स डैमेज होंगे और व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसी खतरनाक बीमारी को कहा गया लेप्टोस्पायरोसिस। तो उम्मीद करते हैं कि इसको मैंने समझा दिया, क्योंकि इसका एक लंबा चौड़ा एक चेन आपको दिख रहा है, तो हर लाइन को लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत हिंट यहां पर दे देता हूं, है ना। जेनस लेप्टोस्पायरा, बिल्कुल जेनस है लेप्टोस्पायरा, स्पीसीज का नाम तब मुझे याद नहीं है ना, देख लेना आप लोग। तो फीचर्स में क्या लिखूं पता नहीं है, मैंने समझा तो दिया ही है। तो फाउंड इन द यूरिन ऑफ रॉडेंट्स, मैं शुरुआत यहीं से करता हूं, फाउंड इन द यूरिन ऑफ रॉडेंट्स, है ना। फिर वहां से कहां चला आया, यहां से वो चला आया, कहां पर चला आया, इन वाटर सोर्सेस, अराइव्स इन वाटर सोर्सेस, ये देखिए मैंने लिखा अराइव्स इन वाटर सोर्सेस। वाटर सोर्सेस से कहां जाएगा, व्यक्ति के कट वगैरह से उसके शरीर में आ जाएगा, है ना। तो फिर मैं लिखता हूं इस वाटर सोर्सेस से कहां आ गया, arrives within human body through some cuts and wounds,
arrives in human body through some cuts and wounds, through some cuts and wounds। शरीर में आने के बाद 3 ऑर्गन डैमेज, अब व्यक्ति की मौत हो सकती है ना। मैं बिल्कुल काम चलाऊ पढ़ा रहा हूं, जितना आपकी जरूरत हो सकती है बस उतना ही मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जगह कम है, मैं इधर ले आता हूं। डैमेजेस किडनी, लीवर, लंग्स, फॉलोड बाय डेथ। अगर इलाज ना हुआ तो मौत हो सकती है। खेल खत्म किया इसका हम लोगों ने। सर तालाब में फिश भी तो होती है तालाब में तो बहुत कुछ होता है ना। किसी का भी एक चेन होता है, हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रोब सभी के शरीर में सरवाइव नहीं कर सकता, सबका एक चैनल बना हुआ है, उसके आगे प्रोपेगेट करने का, उसके आगे फैलने का एक रास्ता बना रहता है ना। होने के लिए तो हर जगह हर कुछ मौजूद है, लेकिन जस्ट इमेजिन जो माइक्रोब हवा के रास्ते प्रवेश करना जानते हैं, ऐसा थोड़े कि उसे खा लेंगे तो बीमार कर देंगे, नहीं करेगा वो। या जो भोजन के रास्ते प्रवेश करेंगे तो बीमार करेंगे, अगर उसे सूंघ लेंगे तो क्या बीमार हो जाएंगे, नहीं होगा। सब चीज का एक तरीका मेंटेन है ना, सबके प्रोपेगेट करने फैलने का एक तरीका होता है। तो मछलियां क्या, उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, है ना। तो किसको होता है नहीं होता, ये पूरा का पूरा उसका एक लाइफ साइकिल होता है, इसको मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो साइंस है उसको मैं बेसिक्स तरीके से आपको बता रहा हूं, बस सिंपल, है ना। और अगर मेरा फ्यूज उड़ जाता है तो आप देख ही चुके हो, अगर मेरा फ्यूज कभी उड़ गया तो कहीं से कहीं भी फ्लो कर जा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोज से भी इंटर हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, आपको जो प्रश्न ये पूछेगा ना, सीधा कट से उसमें डायरेक्टली कट चुनना होगा। जैसे अगर आपसे पूछा है कि एक ऐसे माइक्रोब का नाम बताओ जो कि कट से आता है, तो टेटनस भी सही हो जाएगा, लेप्टोस्पायरा भी, यहाँ पे लेप्टोस्पायरोसिस भी, ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो टेटनस का माइक्रोब क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी और ये लेप्टोस्पायरा, ये दोनों ही प्रवेश कर जाते हैं कट से। तो क्वेश्चन कहां से ट्विस्ट होगा, अगर आपने मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर ऑर्डेंट का क्वेश्चन है तो देखिए प्लेग भी आ जाएगा, लेप्टोस्पायरा भी आ जाएगा। एपिडेमिक का क्वेश्चन है तो प्लेग भी आ जाएगा, कोलेरा भी आ जाएगा, है ना। वैसे कट का क्वेश्चन है तो टेटनस भी आ जाएगा, लेप्टोस्पायरा भी आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना है, कहीं ना कहीं उसी में क्लू छूटता चला जाता है कि कैसे उसको असेंबल करना है, कैसे समझना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेप्टोस्पायरोसिस आगे देखता हूं, शायद 2-3 और छोटे मोटे डिसऑर्डर होंगे, जैसे कि एंथ्रैक्स है, बॉटुलिज्म होगा, मेनिंजाइटिस होगा, शायद मैं एक बार लिस्ट देख ही लेता हूं, शायद मैंने लिखा है इन्हें मेरे ध्यान में तो आ रहा है कि मैंने लिख दिया था। देख लेता हूं कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये 3-4 चीज यहां पर बाकी रह गए हैं, मेनिंजाइटिस, एंथ्रैक्स, बॉटुलिज्म एंड डायरिया। ले लेता हूं मैं इन्हीं को। होता क्या है ना, पढ़ाते समय मुझे एक ही चीज बस ध्यान में रखना होता है, क्वेश्चन का पैटर्न, या जो क्वेश्चन आजकल के रिसेंट बुक्स में देखने को मिलते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी चीज में कोई बैकअप रिसोर्स नहीं है, बस एक ही बैकअप रिसोर्स है, मेरा हार्ड डिस्क, दैट मीन्स ब्रेन। और मैं बस एक ही चीज देखता हूं, रिसेंट जो भी बुक्स वगैरह आए रहते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, रिसेंट जो भी एग्जामिनेशंस ऑल इंडिया के होते हैं उसमें किस तरीके के ट्रेंड दिख रहे हैं। तो बस मुझे बस उतना ही कॉन्सेंट्रेट करना होता है कि उसमें क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, क्या क्वेश्चंस दिख रहे हैं। उस हिसाब से मुझे इस चैप्टर को तो खासकर मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसे चैप्टर में हम लोग इंटर किए हैं जो कि इंडलेस थ्योरी की तरफ आगे बढ़ता है। पूरी पैथोलॉजी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी मेडिसिन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो इसकी इंडलेस थ्योरी है। तो मुझे बस देखना होता है कि रिसेंट जो भी ट्रेंड्स हैं, आपके जो ऑल इंडिया के लेवल के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, या नीट के जो रियल एग्जाम्स हो रहे हैं, या जो भी नए नए ऑथेंटिक बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। यानी एक क्लू तो बस मिल जाता है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन डाले जा रहे हैं तो पक्का जब आप उसे सॉल्व करने जाओगे तो आपका दिमाग तो उतना तैयार होना होगा ना, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इसलिए मुझे बस उतने ही डिस्कस करने होते हैं जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं या जिसकी संभावना रहती है ना, इसलिए बहुत अननेसेसरी हम लोग नहीं बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले डिसऑर्डर पर आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। मेनिंजाइटिस पहले ले लेते हैं। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बहुत आसान सा है, निसेरिया ग्रुप का ही है, निसेरिया मेनिंजाइटिस।
निसेरिया मेनिंजाइटिस, आपको याद होगा निसेरिया ग्रुप, निसेरिया जो जेनस है, इससे एक और खास बीमारी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसका नाम निसेरिया गोनोरिया था। और निसेरिया गोनोरिया जो था वो भी बैक्टीरियल डिजीज ही था, है ना। इसलिए ऐसा मैंने आपको पहले भी हिंट दे दिया होगा, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बिल्कुल रह सकते हैं। तो निसेरिया जेनस से दो बीमारी आप लोग ने पढ़ा, एक है गोनोरिया और फिलहाल आप देख रहे हो मेनिंजाइटिस। मोड ऑफ इंफेक्शन इसमें बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना अगर आपको देखने की इच्छा हो। सीधे आते हैं फीचर्स के ऊपर। कॉमन क्या फीचर्स हो सकते हैं? बहुत ही खतरनाक तरीके की बीमारी दिख रही है, नाम में क्लू दिया हुआ है क्या होगा, मेनिंजेस आइटिस। आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया आइटिस इन्फ्लामेशन में 5 वर्ड रहते हैं, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हॉट एंड बर्निंग। अगर ये 5 फीचर हैं, दिस इज कॉल्ड आइटिस। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है? मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब मेनिंजेस आपको याद करना होगा, मेनिंजेस नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर मैंने आपको बताया था। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की जो कवरिंग होती है उन्हीं कवरिंग्स को मेनिंजेस कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की जो कवरिंग जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, उसमें 3 लेयर थे, याद करना होगा। सबसे बाहरी कवरिंग को हम लोग कहा करते थे ड्यूरा मैटर, बीच की कवरिंग को हम लोग कहा करते थे एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर की कवरिंग को हम लोग कहा करते थे पाया मैटर। तो बस वही है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर, जिसको हम लोग मेनिंजेस कहा करते थे, उनका इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, उनका इन्फ्लामेशन हो गया तो उनके बीच में क्या सीएसएफ नाम का फ्लूइड था कि नहीं, आपको याद करना होगा। तो ड्यूरा मैटर, उसका इन्फ्लामेशन हो गया तो उसके नीचे सब ड्यूरल स्पेस था, उसके नीचे एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, इसका इन्फ्लामेशन हो गया, उसके नीचे एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस था, और सबसे नीचे था पाया मैटर। तो अगर तीनों मेनिंजेस के जो तीनों लेयर अगर उसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो पक्का उसके बीच में जो सीएसएफ नाम का फ्लूइड है उसके भी वॉल्यूम पर या उसके प्रेशर पर असर जरूर पड़ेगा, श्योर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होगा तो बीच में सीएसएफ नाम का फ्लूइड भी पाया जाता है, उसके वॉल्यूम और प्रेशर में जबरदस्त तरीके से असर पड़ेगा। झेलना किसको पड़ेगा जरा सोचो, यानी एक तो मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो गया है, दूसरा सीएसएफ नाम के फ्लूइड के वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज आ गया, यही नहीं उसके पूरे क्वालिटी में चेंज आ गया, पूरे सीएसएफ की क्वालिटीज में यहां पर चेंज आ जा रहा है, खासकर प्रेशर में चेंज आ गया। झेलना किसको पड़ेगा? झेलना पड़ेगा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि जो कवरिंग्स हैं ये तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की कवरिंग है। तो बाहर की कवरिंग में अगर इन्फ्लामेशन होगा, सीएसएफ के प्रेशर में अगर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो झेलना तो पड़ेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। और जस्ट इमेजिन, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर ये सारी चीज झेलने पड़ेंगे तो शरीर में कौन से लक्षण नहीं आएंगे? खुद सोच लो। व्यक्ति का ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, व्यक्ति का स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो गया, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है उसके शरीर में, लेकिन फिर भी 4-5 इंपॉर्टेंट वर्ड सुन सकते हैं। क्या व्यक्ति को सीवियर हेडेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या व्यक्ति को फीवर हो सकता है? जबरदस्त इंफेक्शन है, फीवर होगा। क्या व्यक्ति को चक्कर आ सकता है? इंग्लिश में कहते हैं वर्टिगो, इंग्लिश में नहीं, मेडिकल टर्म है वर्टिगो। बिल्कुल चक्कर आ सकता है, वर्टिगो हो सकता है। क्या व्यक्ति को देखने में आई साइट की प्रॉब्लम अचानक से आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ब्रेन डिस्टर्ब है, ब्रेन से देखने का मामला है। क्या व्यक्ति को सुनने में दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल सुनने में दिक्कत आ सकती है। क्या व्यक्ति को नौसिया वोमिटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में ही आपने सुना हुआ वोमिटिंग सेंटर हम लोग के ब्रेन के मेडुला वाले हिस्से में मौजूद है। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखो तो जिस भी एरिया में मेनिंजाइटिस जैसे चीज देखने को मिलते हैं ना, आप इसको एपिडेमिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एपिडेमिक जैसा ही महसूस होता है। खासकर बिहार में कुछ खास डिस्ट्रिक्ट इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, जैसे कि मुजफ्फरपुर वगैरह जोन जो है, खासकर आपने नाम सुना होगा तो अच्छी बात है। लगभग हर साल सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से मारे जाते हैं, हर साल सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से मारे जाते हैं। एकदम फिक्स तरीके से आता है, एक खास समय सीमा है, जैसे यही सीजन है, यही सब समय चलता है। इसी सीजन में सैकड़ों बच्चे खासकर उस जोन में इस बीमारी, इस खतरनाक बीमारी से मारे जाते हैं। तो एपिडेमिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि एपिडेमिक रहता है तो काफी बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में हर ग्रुप के लोग मारे जाते हैं। लेकिन एपिडेमिक जैसा ही महसूस होता है, यानी एक साथ जब फैलता है तो स्प्रेड करता ही चला जाता है। तो ध्यान रखिए, बहुत कुछ इसमें नहीं पूछेगा आपसे। क्या क्या पूछा? पहला तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और सीधे फीचर पर आ सकते हैं। सपोज कीजिए हेडेक मैंने आपको बताया, फीवर बताया, वर्टिगो बताया, नोजिया बताया, वोमिटिंग बताया, है ना, आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ खास फीचर है, इतना आपने दिमाग में रख लिया, दैट इज मोर देन इनफ। और दिमाग में कैसे रखें मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये सारे प्रेशर्स वगैरह झेलने पड़ रहे होंगे, बहुत सारे फीचर्स आ सकते हैं।
है ना। तो सीधे यहां पर लिख कर बात करते हैं, सीधे फीचर पर जंप करते हैं। पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें आपको मुख्यतः क्या पूछेगा, तो मुख्यतः आपको पूछेगा नेसेरिया मेनिंजाइटिस। लेकिन फिर भी तो बिल्कुल मैंने लिखा है यहां पे हेडेक है, जबरदस्त यहां पर हो सकता है, फीवर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल सकते हैं, नौसिया बिल्कुल देखने को मिलता है, वॉमिटिंग बिल्कुल देखने को मिलता है ना। और ध्यान रखिएगा खासकर इससे बच्चे ही प्रभावित होते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो कि मुख्यतः कम उम्र के बच्चों को ही प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं कि एडल्ट में हो जाएगा या टीन्स में हो जाएगा, ये सामान्यतः बच्चों में ही होता है ना। तो हेडेक, फीवर, नौसिया, वोमिटिंग, चक्कर आने को क्या कहते हैं, कहते हैं हम लोग वर्टिगो, है ना। बस ईटीसी कर देता हूं, ये सब इसके मुख्य लक्षण है, दैट इज इनफ। अगले बीमारी के ऊपर हम लोग जंप करते हैं। किसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सिर्फ आपने पूछा सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका मतलब कौन सी बीमारी का, मुझे थोड़ा हिंट देना। वैसे भी ट्रीटमेंट आपके स्कोप से कहीं बाहर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हो, फिर भी पूछना चाहो तो मुझे डिटेल में पूछ लो। तो मेनिंजाइटिस हो गया। अगली बीमारी के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रेक्स। मैं यहीं पर लाइन खींच देता हूं, उस तरफ ले लेते हैं। अगली बीमारी का नाम है सपोज कीजिए एंथ्रेक्स। अब सपोज कीजिए एंथ्रेक्स क्यों पूछा, हर क्वेश्चन अगर दिखता है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हिंट रहता है जिसकी वजह से वो नाम आपको दिया है। देखिए फिर से एंथ्रेक्स, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ वजह है। ये एंथ्रेक्स भी जिस तरीके से आज जिस बीमारी को हम लोग झेल रहे हैं, जिसको आप कोविड या कोरोना के नाम से आप जानते हो फिलहाल, है ना। जैसा कि आपने सुना होगा कई दफा, अब तो हर दिन हर लोग यही बात करते हैं कि ये चीन के द्वारा बनाया गया एक वायरस है ना, एक चाइनीज वायरस के रूप में है। ये तो सच्चाई भी है, बहुत हद तक लोग जानते भी इन चीजों को, और चीन ने इसको पूरे दुनिया में स्प्रेड किया। क्यों किया, एज ए बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है, बायोलॉजिकल वेपन ऐसे ही किसी माइक्रोब्स का उपयोग करके लोगों को मारा अगर जाए, इसी प्रक्रिया को हम लोग बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन तो क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बंदूक, तोप, गोला, कुछ भी हो सकता है। होता क्या है ना, जब नॉर्मल तरीके से लड़ाई होती, मान लेते हैं बायोलॉजिकल वेपन मतलब क्या, आपने सुना होगा, जानते हैं आप बिल्कुल, फिर भी एक दो लाइन में आपको समझा देता हूं। नॉर्मल अगर कहीं पर बमबाजी की जाए, सपोज कीजिए चाइना ने यहां रांची के ऊपर हमला कर दिया, बम गिराना शुरू कर दिया, उसे लाभ क्या मिलेगा जरा सोचो। उसने तो लोगों को मार दिया, बिल्कुल मार दिया, लेकिन उससे सारे बिल्डिंग और प्रॉपर्टी भी तो तबाह कर दिए, सिंपल। यानी उसको कुल मिलाकर अगर चाइना का यहां पर कब्जा हो भी जाए तो उसे फायदा बहुत नहीं मिलने वाला, उसे लोग भी खत्म हो गए, संपत्ति भी तो खत्म हो गई। तो मुख्यतः लड़ाई किसके लिए होती है, संपत्ति के लिए होती है। तो आजकल एक नई वॉरफेयर है, आजकल की नहीं, पहले भी घटनाएं चलती थी, इसको अलग कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन। इसमें क्या होता है, अगर किसी शहर के ऊपर कुछ खास तरीके का माइक्रोब्स, यानी किसी एरिया के ऊपर कुछ खास तरीके के माइक्रोब्स अगर आप फैला दो, तो वो सिर्फ लोगों की जान लेगा, उसके संपत्ति की जान नहीं ले रहा। जस्ट इमेजिन ऐसी कुछ स्थिति आ जाए, रांची में कुछ ऐसा माइक्रोब फैल जाए कि रांची के सारे लोग मारे जाएं, लेकिन सारी संपत्ति जैसी थी वैसी ही रह जाए। अब जस्ट इमेजिन अगर कोई देश यहां पर अगर शासन करना चाहे, उसे कब्जा करना चाहे, आराम से कर लेगा, उसे कोई लड़ाई भी नहीं लड़ना पड़ा, सारे लोग यूं ही मारेगा, सारे संपत्ति पर उसका कैप्चर हो गया। ऐसे वेपन्स को बायोलॉजिकल वेपन्स कह देते हैं। तो एंथ्रेक्स जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। जैसे आजकल की जो बीमारी है बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर आप जान रहे हो ना, तो एंथ्रेक्स भी दुनिया के कई सारे देशों ने इसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर या तो बना कर रखा है या कहीं ना कहीं उन्होंने ऑलरेडी इसका प्रयोग करके भी रखा हुआ है। जैसे अक्सर अगर आप लोग मूवीज बहुत ज्यादा अगर आप लोग देखते होंगे तो आपने कुछ खास तरीके की मूवीज देखे होंगे, मैंने तो अपने लाइफ में बहुत देखा है ना। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट ईयर में तो मैंने मोर देन 300 मूवीज देखे थे। 365 दिन में अगर 300 से ज्यादा मूवीज आप देख रहे हो, वो भी ज्यादातर सिनेमा हॉल्स में, आप समझ सकते हो कि पढ़ाई किस स्तर की रही होगी। तो मैं काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन वो रैगिंग वगैरह का दौर था, काफी जबरदस्त तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, और मूवी देखना भी उसी का एक हिस्सा हुआ करता था, है ना, जो भी है। तो मूवीज तो मैंने बहुत देखे हैं। तो आपने बहुत सारे बाहर के दूसरे कंट्रीज के अगर मूवीज आपने देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि अक्सर लोगों को एक इन्वेलप मिला, लोगों के घर में जैसे पोस्टमैन आते हैं, वो एक इन्वेलप देकर गया, उस व्यक्ति ने उस इन्वेलप को खोला, अंदर से कुछ पाउडर निकला, व्यक्ति उस पाउडर के संपर्क में, जैसे टैल्कम पाउडर होता है वैसे ही कुछ पाउडर निकला, व्यक्ति उस टैल्कम पाउडर के प्रभाव में आया और अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। आखिर क्या था, यही था वो, इसी का माइक्रोब था। इसके माइक्रोब को कहा जाता है बैसिलस एंथ्रासिस, है ना। तो चलिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पर आते हैं, सीधे जंप करते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नाम है उसका बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस। तो ये देखिए मैंने लिख दिया बैसिलस एंथ्रासिस, नाम लिख दिया।
तो सीधे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के नाम के अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस एक ही चीज पूछेगा कि एक ऐसे बीमारी का नाम या ऐसे माइक्रोब का नाम बताएं जो कि बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है या किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम काफी ऊपर में आता है। मैं बस एक ही लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही खतरनाक तरीके की बीमारी है, बायोलॉजिकल वेपन है, तो आप समझ रहे हो पूरे के पूरे शहर या राज्य गायब हो जाएगा अगर इसको स्प्रेड करने का मौका दे दिया जाए पूरे तरीके से। तो यानी लोगों को पूरे तरीके से मार डाल सकता है। बस एक छोटा सा लाइन में आपको समझाता हूं। बहुत सारे फीचर्स होंगे, व्यक्ति की जान जा रही है, हल्का फुल्का फीचर तो होगा नहीं, है ना, कई फीचर होंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन जब कहीं पर हम लोग छिल जाते हैं, कहीं पर रगड़ा जाता है, छिल जाता है, तो जस्ट इमेजिन स्किन की कैसी हालत हो जाती है। बिल्कुल जलता रहता है, ब्लड निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, वगैरह वगैरह, है ना, अजीब सा दर्द होता रहता है। कितना अजीब सा दर्द होता है और कैसा दिखता है। जस्ट इमेजिन अगर ऐसी घटना व्यक्ति के पूरे स्किन पर हो जाए और पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में हो जाए, अब जस्ट इमेजिन की कैसी स्थिति रह सकती है। व्यक्ति के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हो या स्किन वगैरह की हालत लगभग वैसी भी हो जाती है। बहुत फीचर्स हैं, मैं बीमारी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं यहां पे, लेकिन मैंने बस दिमाग में कैसे रखें ये याद रखना है। तो इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम दिमाग में रखना है और एंथ्रेक्स के सामने मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वेपन। तो बायोलॉजिकल वेपन के क्वेश्चन में आपको इसको चुनना होगा, तो आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं डिफरेंट कलर से, यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वेपन, यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वेपन, है ना। तो देखिए मैंने लिख दिया। अच्छा, लेप्टोस्पायरोसिस का आप पूछ रहे थे, संभवी लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रीटमेंट राजा ने भी यही पूछा, लेप्टोस्पायरा से होने वाला डिजीज। बिल्कुल, लेप्टोस्पायरा से होने वाला डिजीज को लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं। तो ट्रीटमेंट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रीटमेंट होगा तो बस यही ना आपका ट्रीटमेंट क्यों। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बेहतर होगा कि बीमारी से अगर आप बच सकें देन इट्स वेरी गुड, ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं आए। तो लेप्टोस्पायरोसिस से अगर बचना है, अगर उस बीमारी को अगर नहीं होने देना है, तो दो तरीके की चीज आपको ध्यान रखने होंगे। चूहे पर जबरदस्त कंट्रोल करना होगा और वाटर सोर्सेज में कम से कम नहाने धोने के लिए ना जाया करें। और जाने की इच्छा भी है तो कम से कम तालाब और झील में ना जाएं, नदी और समंदर में नहाएं, लेकिन वहां जान का खतरा दूसरे तरीके से आ जाएगा, है ना। तो ट्रीटमेंट हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन हम लोग पढ़ सकते हैं। चूहे से बचें और ऐसे जो स्टैग्नेंट वाटर रहते हैं, स्थिर वाटर रहते हैं, वहां पर जाने से आप बचें। दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। इसमें एंथ्रेक्स में और कुछ नहीं है, इससे अलावा नहीं पूछेगा। एक और बीमारी शायद कुछ बच गया ना, देख लेता हूं। मेनिंजाइटिस है, एंथ्रेक्स है, बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म देखिए अगली बीमारी यहीं पर जगह है, इसलिए हम लोग लिख ले रहे हैं, आगे पेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर से आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम होगा क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। देखिए टेटनस का भाई निकला। टेटनस जिस बैक्टीरिया से होता था उसका नाम था क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, और ये जिस बैक्टीरिया से हो रहा है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, उसका भाई ही निकला, है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पर क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम। क्वेश्चन के लिए ऑलवेज तैयार रहना चाहिए, आपको खुद दिखेगा ये कहां से घुमा सकता है ना, कहीं से भी ट्विस्ट दे सकता है। ये देखिए मैंने सिर्फ नाम लिखा था, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, टेटनस याद आने लगा। वहां पर क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी था, यहां पर क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, मैंने उसका भाई है, एक ही जेनस स्केल है दोनों। सीधे आते हैं बॉट्यूलिज्म को क्या कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बॉट्यूलिज्म को फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको नॉर्मल फूड पॉइजनिंग समझने की गलती नहीं कीजिएगा। सबसे खतरनाक वैरायटी की फूड पॉइजनिंग है जिसको बॉट्यूलिज्म कहा जाता है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग तो जनरली बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं। सपोज कीजिए बाहर के कुछ भी दूषित भोजन हम लोग ने कर लिया, दूषित पानी अगर हम लोग ने पी लिया, है ना, तो उससे भी तो फूड पॉइजनिंग। लेकिन फूड पॉइजनिंग भी एक ऐसा वर्ड है ना जिसको अक्सर घर में लोग इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जैसे आज आपने कुछ खाया पिया, कल आपका पेट खराब हो गया, पेट में गैस होने लगा, लूज स्टूल होने लगे, पेट में दर्द होने लगा, तो अक्सर देखिए लोग घर में बोल देते हैं अरे तुमको फूड पॉइजनिंग हो गया होगा, है ना। आज आप बाहर में चाट पकौड़े खा कर आए, कल आपकी तबीयत खराब हो गई, तो लोग आपको घर के कोई भी व्यक्ति आपको बोल देगा अरे तुमको तो फूड पॉइजनिंग हो गया, लंथन मत खाया करो। तो फूड पॉइजनिंग तो जनरली एक ऐसा वर्ड है जिसको आमतौर पर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा
इसको भी मैं फूड पॉइजनिंग लिखने जा रहा हूं, लेकिन इसको आम फूड पॉइजनिंग समझने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके की जो फूड पॉइजनिंग जिसके लिए लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें व्यक्ति की मौत नहीं होती सामान्यतः, लेकिन ये इतने खतरनाक वैरायटी की फूड पॉइजनिंग है जिससे मौत बिल्कुल हो सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक वैरायटी की फूड पॉइजनिंग की बात कर रहा हूं। तो बॉटुलिज्म, इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो आम बोलचाल की भाषा में फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग समझने की गलती नहीं कीजिएगा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। फीचर क्या होगा, सेम फीचर, वही व्हीकल बॉर्न, दूषित भोजन में पानी से आएगा। चलिए लिख देता हूं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन है ना, व्हीकल बॉर्न, मोड ऑफ इन्फेक्शन सेम रखेंगे, व्हीकल बॉर्न हम लोग रखेंगे। सीधे आते हैं फीचर्स के ऊपर, फीचर्स सेम होंगे। आम अगर फूड पॉइजनिंग होता है तो क्या फीचर भी जस्ट मैंने बताया, पेट फूल सकता है, पेट में गैस की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, पेट के दर्द को मरोड़ भी कहा जा सकता है, लूज स्टूल्स भी होते हैं, वोमिटिंग भी होते हैं, है ना, बुखार भी हो सकता है। सब कुछ फीचर वही है, फीचर में कुछ नहीं है, लेकिन इतने सीवियर फीचर होंगे कि व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये था बॉटुलिज्म। तो इसका प्रश्न 2-3 तरीके से दिखेगा आपको। पहला तो बॉटुलिज्म को क्या कहते हैं, तो फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। दूसरा कौन कराता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म कराता है, बस उतना ही तक पूछेगा। अब कैसे होता है तो व्हीकल बॉर्न, फीचर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस लगाइए ना, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है वही होता होगा। फिर भी चलिए लिख देता हूं, नहीं फिर बोलोगे खाली छोड़ दिया आपने। तो फीवर हो सकता है, ब्लोटेड एब्डोमेन, ब्लोटेड समझते हो, पेट फूला हुआ रहता है, उसको कहते हैं हम लोग ब्लोटेड एब्डोमेन। तो ब्लोटेड एब्डोमेन कह सकते हैं, है ना। बुखार हो सकता है, ब्लोटेड एब्डोमेन, पेट फूला हो सकता है ना। गैस की शिकायत हो सकती है, गैस्ट्राइटिस आप लिख सकते हो, गैस की शिकायत हो सकती है ना। नौसिया वोमिटिंग हो सकता है, मैं सीधा वोमिटिंग लिखता हूं यहां पर, जब वोमिटिंग हो ही रहा है तो नौसिया लिखने की जरूरत भी क्या है, ये हो सकता है ना। इरेक्टेशंस, बिल्चिंग, डकार आने को इंग्लिश में कहते हैं इरेक्टेशंस या बिल्चिंग कहते हैं, वो भी हो सकता है ना। तो इरेक्टेशंस हो सकते हैं, इसको बिल्चिंग भी कहते हैं, इसको बिल्चिंग भी कह सकते हैं। और लूज स्टूल होंगे और व्यक्ति की मौत हो सकती है, लूज स्टूल होंगे और व्यक्ति की मौत हो सकती है। दैट्स इनफ, इतना लिखना काफी है। लिस्ट में डायरिया भी लिखे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिस्ट में डायरिया भी लिखे हैं, डायरिया एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां डायरिया के लिस्ट में लिखे हैं ना, तो सिर्फ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए याद करना होगा। डायरिया हम लोग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आप देखोगे ना, डिसऑर्डर में, तो आपको डायरिया दिखेगा। डायरिया को सिंपल बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, लूज स्टूल, यही ना। डायरिया है, लूज स्टूल हो रहा है, पतला पैखाना हो रहा है किसी को सिंपली लोग डायरिया कहा करते हैं। तो क्यों होता है, वजह देखिए डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में क्या दिखा है, वजह वहां पर लिखा गया है कि जस्ट इमेजिन अगर हमारे इंटेस्टाइन्स जो है, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अच्छे से नहीं कर पाए, एक तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अच्छे से नहीं कर पा रहे, यानी इंटेस्टाइन में वाटर ज्यादा मात्रा में बच गया, और दूसरा जो पेरिस्टाल्सिस नाम की जो मूवमेंट होती है, जो हम लोग बाउल मूवमेंट या गट मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हो तो क्या, जस्ट इमेजिन, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, यानी इंटेस्टाइन में वाटर ज्यादा बच गया, और दूसरा पेरिस्टाल्सिस यानी कि इंटेस्टाइन्स बिल्कुल मूव करते ही चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति जल्दी जल्दी कई दफा, जल्दी जल्दी भी कई दफा भी लूज स्टूल किया करेगा, इसी को हम लोग डायरिया कहा करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस या बाउल मूवमेंट्स क्या होते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली होते हैं, इसलिए मोर फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स देखने को मिलते हैं, इसी बीमारी को कहा करते हैं डायरिया। तो डायरिया ऑलरेडी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में है, लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ लिखा है एक ही वजह से, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मैंने वहां नहीं बताया होगा, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यहां पर सुन लेते हैं। तो चलिए यहां पर मैं नीचे यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, डायरिया भी यहीं पर खत्म कर लेते हैं। तो ये देखिए इसके नीचे हम लोग चले आए डायरिया। तो सीधा ध्यान रखिएगा, डायरिया के फीचर आप वहां से निकाल लेना, है ना। मैं यहां पर सीधे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको बता रहा हूं, 3-4 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया भी जिम्मेदार हो सकता है। अब आप बोलोगे साल्मोनेला तो हम लोग टाइफाइड में भी पढ़े, तो बिल्कुल हो सकता है, उससे भी साल्मोनेला से भी हो सकता है, साइजेला से भी होता है, साइजेला ग्रुप के भी बहुत सारे होते हैं, कैम्फाइलोबैक्टर से भी होता है, इसर्सिया कोलाई होते हैं, उससे भी होता है। यानी डायरिया एक ऐसी बीमारी है ना, जो कि सिर्फ एक बैक्टीरिया से नहीं, पूरे बैक्टीरिया की लंबी चौड़ी फौज है। कैम्फाइलोबैक्टर ग्रुप के सारे हो सकते हैं, साल्मोनेला ग्रुप के हो सकते हैं, साइजेला ग्रुप के हो सकते हैं, इसर्सिया कोलाई हो सकता है ना। तो अगर ये सारे नाम सुनने को मिले ना, तो ध्यान रखिएगा डायरिया, इन सारे बैक्टीरिया से, माइक्रोब से डायरिया हो रहा है ना। तो
तो अगर प्रश्न पूछे डायरिया किससे होता है तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। या इसमें से कोई भी एक नाम पूछ दिया, पूछे कि क्या कराता है तो डायरिया कराता है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है ना। तो चलिए लिख के बात करते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में साल्मोनेला भी लिख सकते हैं, साइजेला भी लिख सकते हैं, कैम्फाइलोबैक्टर भी लिख सकते हैं, कैम्फाइलोबैक्टर भी लिख सकते हैं, इशर्सिया कोलाई भी लिख सकते हैं, इशर्सिया कोलाई भी लिख सकते हैं, ईटीसी मैं कर देता हूं, है ना। तो डायरिया एक ऐसी बीमारी है ना जो कि बहुत सारे माइक्रोब से होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, डाइजेशन नहीं पढ़े हैं तो मैंने याद दिलाया आपको, आप एक बार वहां पर पेज को खोल के देखना, डिसऑर्डर में आपको दिखेगा, है ना। तो जब भी हमारे बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है और स्टूल जब बहुत ज्यादा बार हम लोग चले जाते हैं, बिल्कुल वाटरी स्टूल करते हैं, इसी घटनाक्रम को हम लोग डायरिया कहते हैं, है ना। तो वहां दिखेगा आपको। जिशान देखता हूं कुछ क्वेश्चन लग रहा और है आपके। एक मिनट, चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, समंदर ही है बाबू, लेकिन कभी कभी समंदर में डूब जाते हैं हम लोग भी, मर भी जाते हैं। आगे आते हैं। इफ साल्मोनेला रहेगा, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, यही मैं आंसर आपको देने जा ही रहा था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला अगर पार्टिकुलरली रहा तो आपको टाइफाइड ही चुनना है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि साल्मोनेला आपका पूरा नाम रहेगा, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं ना, साल्मोनेला नाम को आपको इंपॉर्टेंस इसलिए देना है क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में है और खासकर टाइफाइड में लिखा हुआ है। इसलिए अगर सिर्फ साल्मोनेला, मान लेते हैं किसी ने ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा तो सीधे पूछेगा साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, तो टाइफाइड होता। किसी ने चालाकी से पूछा साल्मोनेला से क्या होता है, तो आप टाइफाइड ही चुनना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको पहले प्राथमिकता देनी होती है। लेकिन अगर डायरिया का क्वेश्चन पूछ दिया उल्टा करके कि डायरिया किससे किससे होता है, तब साल्मोनेला भी सही हो जाएगा। साल्मोनेला, साइजेला, कैम्फाइलोबैक्टर, इशर्सिया कोलाई, इन सभी से होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि टाइफाइड अगर पूछेगा साल्मोनेला कह के भी काम चलेगा, तब वहां डायरिया मत चुन लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के वर्ड्स होते हैं उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है आपके लिए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरिया के साथ हम लोग क्या करते हैं ना, बैक्टीरियल डिजीज को फिनिश करते हैं, हम लोग वायरल डिजीज पर जंप करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के लिए आपको बस यहीं तक ध्यान रखना है, क्योंकि वायरल डिजीज अब शुरू करेंगे, शायद एक दो हो पाए, नहीं भी हो पाए, देखते हैं, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन आपके यहीं तक रहेंगे। अब हम लोग वायरल डिजीज पर जंप करते हैं। अभी भी वक्त है हम लोगों के पास, 10-12 मिनट है, हम लोग सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं वायरल डिजीजेस। हेडिंग हो गई हम लोगों की वायरल डिजीजेस। फिर से एक काम करते हैं, पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। हालांकि बैक्टीरियल डिजीज में कुछ ज्यादा ही डिजीज हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही दिखते हैं। वायरल डिजीज में उसकी तुलना में लिस्ट थोड़ा छोटा हम लोग रखेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा ज्यादा ही है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है कॉमन कोल्ड। उसके बाद हम लोग सपोज कीजिए क्या क्या देख लेंगे। हम लोग मिजल्स से शुरुआत करते हैं, मिजल्स। फिर हम लोग देख लेंगे स्मॉल पॉक्स, फिर हम लोग देख लेंगे चिकन पॉक्स, फिर हम लोग देख लेंगे मम्स, है ना, मम्स। मम्स को हम लोग इन्फेक्शस पैरोटिडाइटिस भी कहते हैं। मेरी कोशिश होगी सारे नाम का यहां पर प्रयोग कर लें। इन्फेक्शस पैरोटिडाइटिस भी कहते हैं, है ना। तो कॉमन कोल्ड, फिर मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स। और क्या क्या देखना चाहिए, पोलियो देख लेना होगा यहां पर। रेबीज, बिल्कुल रेबीज हम लोग देखेंगे। मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, पोलियो रेबीज दोनों ही न्यूरोट्रॉफिक डिजीज है, मोटर नर्व्स डैमेज होंगे, वायरल डिजीज में आएंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं, पोलियो रेबीज। फिर हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में सुन लेंगे, खासकर हेपेटाइटिस बी सुन लेंगे, बहुत डिटेल नहीं है। और एक और बीमारी एड्स, क्योंकि बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में आगे आएगा, इसलिए उसको यहां शामिल करने से दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए एक लिस्ट हम लोगों ने यहां पर बना कर रखा हुआ है, और कुछ खास याद तो नहीं आ रहा है मुझे कि और कुछ पूछना चाहिए। कॉमन कोल्ड, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, काफी है, मोर देन इनफ।
आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहना है ना, ये इस चक्कर में तो फंसना ही नहीं है। एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी नहीं है, नहीं फंसना। होता क्या है ना, आप भी जानते हो, आप लोग कई सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, यहां के भी आप इंटरनल एग्जामिनेशन देते हो, आपने सभी लोगों ने लगभग 5-5, 10-10 तरीके के रेफरेंस बुक्स आप लोगों ने लेकर रखे होंगे। तो जब आप इनके पैटर्न को जब आप देखोगे, जब आप किसी भी टेस्ट सीरीज के एग्जाम को देते हो, है ना, या जब भी आप कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या यहाँ के इंटरनल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये सारे प्रश्न दिखेंगे। तो होता क्या है ना कि अगर मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा के यहां से अगर निकल जाऊं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां होता है ना कि आपसे जब वो क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होंगे, और जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, और डिमोरलाइज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो, जिसको कहते हैं ठिकरा फूटना, वो मेरे ऊपर ही फूटेगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, आपको डिमोरलाइज होने की नौबत ना आए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन से बन जाए, है ना, उसकी लास्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मेरे ऊपर ही आती है, इसलिए मुझे कवर करना मेरी मजबूरी है यहाँ पर। और वैसे भी बेहतर तरीके से जानने से होता क्या, अगर हम लोग कम जानेंगे ना, और मान लेते हैं प्रश्न कठिन आ गए, तब तो आप भी जान रहे हो फेल कर जाना है। लेकिन अगर आप ज्यादा बेहतर तैयारी रखोगे, प्रश्न छोटे मोटे भी आए या बड़ा भी आ जाए, तो आपसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो तैयारी हमेशा अपनी पुख्ता ही रखनी चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ही रखनी चाहिए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस एनसीईआरटी में है या नहीं, उसके जाल में नहीं फंसोगे। आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि सारे प्रश्न आपके सॉर्ट आउट हो जाए, बस दैट इज इनफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इबोला, कोविड-19 ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। इबोला बताओगे, कोविड-19 बताओगे, जीका बताओगे, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तब तो कोई अंत नहीं है। सार्स बताओगे तो इसका कोई अंत नहीं है, फिर मर्स बताओगे, तो बीमारी का कोई अंत थोड़ी ही बना हुआ है। तो मुझे सिर्फ वो देखना है जिसमें आपके प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक लिस्ट पूरी तरीके से हम लोगों ने बना ली। किस स्तर से, पहले बेसिक क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सपोज कीजिए जो लिस्ट हमारे पास दिख रही है, इस लिस्ट में 3 ऐसी बीमारियों का नाम बताइए। सपोज कीजिए क्वेश्चन किसी ने पूछा कि 3 ऐसी बीमारियों का नाम बताइए जिसको हम लोग एक्जैंथेमेटस डिजीज कहते हैं। चलिए मैं लिख कर बात करता हूं, है ना। तो ये रही वो 3 बीमारी, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इन तीनों बीमारियों को मिलाकर एक्जैंथेमेटस डिजीज भी कहते हैं। एक्जैंथेमेटस, हैंडराइटिंग थोड़ी और खराब लग रही है, अच्छे कर लेते हैं। एक्जैंथेमेटस डिजीजेस भी कहते हैं। अब आप पूछोगे एक्जैंथेमेटस डिजीज मतलब, जैसे न्यूरोट्रॉफिक डिजीज का मतलब था कि नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, वैसे ही एक्जैंथेमेटस डिजीज का मतलब होता है कि स्किन पर दाने वगैरह दिखेंगे। आप भी जानते हो कई सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन पर दाने वगैरह उभर के चले आते हैं। जिसको हिंदी में कहा जाए तो आपको शायद हंसी आए, लेकिन लोग अक्सर इसको गांव देहात में देखोगे या शहर में भी लोग देखो, लोग इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी माता है तो बड़ी माता आ गई, दिस दैट, लोग अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें होता क्या है ना, स्किन के ऊपर कुछ इरप्शंस होते हैं, कुछ दाने रहते हैं। ऐसे बीमारियां जिसमें स्किन के ऊपर इरप्शंस यानी दाने देखने को मिलते हैं, वैसी बीमारी को हम लोग कहते हैं एक्जैंथेमेटस डिजीजेस। तो न्यूरोट्रॉफिक डिजीज का मतलब था नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। एक्जैंथेमेटस डिजीज का मतलब है स्किन पर एक्जैंथेमा, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है एक्जैंथेमा। ये देखिए एक्जैंथेमा, एक्जैंथेमा का मतलब होता है इरप्शंस। स्किन पर कुछ दाने आ जाए, इरप्शंस आ जाए, क्योंकि इन तीनों बीमारियों मिजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में स्किन पर इरप्शंस यानी दाने देखने को मिलते हैं, इसलिए तीनों बीमारियों को मिलाकर कहते हैं हम लोग एक्जैंथेमेटस डिजीजेस। पहला आपको मैंने हिंट दे दिया, आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, जनरली क्या होता है ना कि एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी इस चैप्टर में लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, ऑलरेडी आप लोगों ने सुनकर रखा है, जब भी कुछ खास तरीके की बीमारी होती है तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाता है। इन्हीं स्पेशल तरीके की प्रोटीन को हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। ये तो आपने सुनकर रखा है ना, एंटीबॉडीज। लेकिन एक और चीज आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं। वायरल डिजीज जब भी हमारे शरीर में होते हैं, फिलहाल हम लोग कोविड नाम के वायरल डिजीज से गुजर रहे हैं, आप भी जान रहे हो, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। वैक्सीन क्यों लेते हैं? इसलिए कि शरीर में एंटीबॉडी पहले से बन जाए, बना हुआ रहे, लड़ने में मदद मिलेगी, सिंपल। तो होता क्या है ना कि वायरल डिजीज में वायरस बहुत तेजी से मॉडिफाई होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। ऑलरेडी आप सुन रहे हो, फिलहाल ऐसी स्थिति अभी फिलहाल चल रही है। तो वायरस अपने आप को बहुत तेजी से मॉडिफाई करते हैं, है ना। तो जस्ट इमेजिन, अगर पहली बार वायरस ने हमारे शरीर पर किसी खास रूप में हमला किया तो हमारे शरीर ने तो एंटीबॉडी बनाया होगा, लेकिन दूसरी बार अगर वो नए रूप में अगर शरीर के ऊपर हमला कर बैठे तो क्या वो पहले से बना हुआ एंटीबॉडी काम आएगा? जवाब है नहीं, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसने नए रूप में हमला किया हुआ है।
इसके लिए शरीर को फिर से दोबारा एंटीबॉडी बनाने की नौबत आएगी। अगर मौका मिला तो, नहीं तो व्यक्ति की मौत भी हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसी वायरल डिजीजेस हैं जो कि जिंदगी में एक ही बार होती हैं और हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाकर रख लेता है, दोबारा वो कभी भी शरीर में नहीं होगा। आप भी जानते हो कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति को कई दफा हो सकती है। फिलहाल आप देखो कोविड की बात की जा रही है कि एक व्यक्ति को कई दफा हो सकती है। ये नहीं है कि एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, दूसरी बार हो गया तीसरी बार नहीं होगा, कई दफा हो सकती है, व्यक्ति की मौत भी हो जा रही है ना। तो जनरली होता क्या है ना कि कोई भी बीमारी जनरली शरीर में कई दफा हमला करने के लिए जानी जाती है, रूप बदल बदल के भी हमला करती हैं। लेकिन इसमें 4 ऐसी बीमारियों के नाम लिखे गए हैं जो कि जिंदगी में एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बार होने के बाद ही शरीर जो एंटीबॉडी बना लेता है ना, वो परमानेंट एंटीबॉडी रहता है और वो कभी भी उसको शरीर के अंदर दूसरी बार उस बीमारी को नहीं होने देगा। तब उस एंगल से क्वेश्चन पूछेगा कि वो 4 बीमारियां कौन है। तो जैसे इन 3 बीमारियों को मैंने कहा, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को मैंने कहा एक्जेंथेमेटस डिजीज, वैसे ही सीरीज जो मैंने लिखा है मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और देखिए एक और बीमारी आप जोड़ दीजिए, मम्स। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो अगर होनी है तो जिंदगी में एक ही बार होंगी, दूसरी बार नहीं होगी, क्योंकि हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। तो इस एंगल से भी आपको प्रश्न दिखेगा। तो चलिए मैं उसको घेर कर बात कर लेता हूं। हैपेंस ओनली वंस इन लाइफ। तो देखिए मैं मिजल से लेकर मम्स तक को घेर रहा हूं और मैं लिख दे रहा हूं हैपेंस ओनली वंस इन लाइफ, ओनली वंस इन लाइफ। मैंने साइड में लिखा है, उम्मीद करते हैं आप पढ़ लोगे। जिंदगी में क्या होगा? एक ही बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा। हैपेंस ओनली वंस इन लाइफ। तो 2 प्रश्न आपके सॉर्ट आउट हो गए। पहला, एक्जेंथेमेटस डिजीज किसे कहेंगे? तो ये 3। दूसरा, वैसी बीमारियां जो कि जिंदगी में एक ही बार होती हैं, ये 4 बीमारियों का नाम आप एक साथ ले लोगे, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मम्स। तीसरा प्रश्न के ऊपर आते हैं। जनरली इसमें से अगर देखा जाए तो 3 ऐसी बीमारियों का नाम लिखे गए हैं ना। आप तो जानते हो किसी भी वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो 3 ऐसे बीमारी के नाम लिखे गए हैं जिनके वायरस में डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, अदरवाइज बाकी सब में आरएनए पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस बी कराने वाले जो वायरस है ना, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होते ही है, अदरवाइज बाकी सब के अंदर क्या है? बाकी सब के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता ही है। तो ये भी एक प्रश्न दिखेगा, है ना। तो मैं यहां पर स्टार देकर लिख देता हूं, है ना। क्या क्या बीमारी मैंने आपको बताया? स्मॉल पॉक्स वायरस, है ना, चिकन पॉक्स वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कैसे लिखते हैं? डीएसडीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोटा में लिखते हैं डीएसडीएनए। बट रेस्ट ऑफ ऑल हैज एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये भी एक क्वेश्चन है। बट रेस्ट ऑफ ऑल हैज एसएसआरएनए। एसएस मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होते ही है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी आप पढ़ लो पूरी तरीके से, हर लाइन को दिमाग में रखना होगा और साथ में आप यहां के सारे कंटेंट्स दिमाग में रखो। आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग 1 ही आएगी, बस शर्त एक ही है कि आप दिमाग में रखना होगा, है ना। तो किसी को भी क्वालिफाई करना तो बहुत ही आसान होता है, जिसको हम लोग कहा करते हैं झक मार के आ जाते हैं। क्वालिफाई करना तो बहुत ही आसान सा खेल है, अक्सर लोग इसको काफी मुश्किल भरा मान लेते हैं, है ना। मेरे नजर से पूछो तो झक मार का आता है क्वालिफाई करना। रैंक कैसे आएगा इस पर आप सीधे ध्यान दो। अगर आप इतने लाइंस को अगर आप दिमाग में अगर रखने में सफल हो जा रहे हो तो फर्स्ट रैंक को कोई नहीं छीन सकता आपका, है ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, 9 बज गए हैं, मैंने जैसा वादा किया था और आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत कुछ इसमें है। सपोज कीजिए मैंने इसको एक्जेंथेमेटस डिजीज कहा, ये एक ही बार होते हैं, किसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें है, किसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, स्मॉलेस्ट वायरस कौन है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो अगले क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, काफी बेसिक्स पे थे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। बैक्टीरियल डिजीज तक आपके क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। क्लास में ओवर करता हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। शायद कुछ क्वेश्चन है आपके। चलिए, थैंक यू।